नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लाइफ लाइन स्टडी में। मैं हूं सुनील राय। आज हम लोग पढ़ेंगे राजगोपालाचारी फार्मूला क्या है। देखिए, राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 में भारत में लाया गया था। इसको लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराया जाए, जिससे देश की आज़ादी को बहुत तेजी के साथ हम लोग आज़ादी के आंदोलन को आगे बढ़ाएं और देश को स्वतंत्रता दिलाएं। और इसके पीछे अगर आप कारण देखेंगे तो सबसे बड़ा कारण यह था कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि पहले देश का विभाजन हो, उसके बाद में देश की आज़ादी के लिए आंदोलन हो। लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि पहले देश की आज़ादी हो, उसके बाद देश का विभाजन हो। इन दो बातों के बहुत बड़ा मतभेद पैदा हो गया था, जिसको दूर करने के लिए देश में राजगोपालाचारी फार्मूला लाया गया। तो आइए पढ़ते हैं राजगोपालाचारी फार्मूला क्या है। राजगोपालाचारी फार्मूला राजगोपालाचारी फार्मूला इसको लाया गया था 1944 में। इसको लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस स्वतंत्रता का समर्थन करेगी। जब तक देश आजाद नहीं हो जाएगा तब तक देश के विभाजन की बात नहीं होगी। इसका उद्देश्य था लीग प्लस कांग्रेस, लीग प्लस कांग्रेस स्वतंत्रता का समर्थन करेगी। सबसे पहली और अंतिम उद्देश्य इसका यही था कि लीग और कांग्रेस स्वतंत्रता का समर्थन करेगी और तब तक स्वतंत्रता का समर्थन करेगी जब तक देश आजाद नहीं हो जाएगा। आइए देखते हैं इसका उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य यह था कि लीग कांग्रेस के साथ मिलकर के अस्थायी सरकार बनाएगी। लीग कांग्रेस के साथ मिलकर के अस्थायी सरकार बनाएगी। अस्थायी सरकार बनाएगी, ध्यान रखिएगा, अस्थायी सरकार नहीं बल्कि टेम्परेरी सपोर्टिंग गवर्नमेंट बनाएगी। तीसरी बात, युद्ध के पश्चात भारत के पूर्व तथा उत्तर पश्चिमी मुस्लिम बाहुल्य जो जिले होंगे उनकी सीमाओं का रेखांकन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्व तथा उत्तर पश्चिम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के सीमांकन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। एक समिति का गठन किया जाएगा। एक समिति का गठन किया जाएगा। चौथी बात थी, ये शर्तें तभी स्वीकार की जाएंगी जब इंग्लैंड शक्ति का स्थानांतरण करें। चौथा, ये शर्तें तभी स्वीकार की जाएंगी जब इंग्लैंड शक्ति का स्थानांतरण करें। यह था मुख्य समझौता। पहला क्या था? लीग और कांग्रेस स्वतंत्रता का समर्थन करेगी। दूसरा था लीग कांग्रेस के साथ मिलकर के अस्थायी सरकार बनाएगी। तीसरी बात थी, युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्व तथा उत्तर पश्चिमी मुस्लिम
बाहुल्य क्षेत्रों के सीमांकन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। और चौथी बात थी, ये शर्तें तभी स्वीकार की जाएंगी जब इंग्लैंड शक्ति का स्थानांतरण भारतीयों को करेगा, तभी जाकर के हम लोग इन सभी शर्तों को मानेंगे। यानी मध्यस्थता को हम लोग तभी मानेंगे जब तक शक्ति का स्थानांतरण इंग्लैंड भारतीयों के हाथ में नहीं करेगा, तब तक हम लोग इसको नहीं मानेंगे और इस फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। अगर हमारी शक्तियां हमको नहीं मिलेगी, हमारी आज़ादी हमको नहीं मिलेगी। उसके बाद में आता है बेबल योजना और शिमला समझौता। तो आइए पढ़ते हैं बेबल योजना और शिमला समझौता क्या है। बेबल योजना तथा शिमला समझौता क्या है बेबल योजना और शिमला समझौता। देखिए, क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद लॉर्ड बेबल ने एक योजना बनाई और उस योजना को हम लोग क्या कहते हैं, बेबल योजना कहते हैं। चूंकि यह योजना शिमला में प्रसारित की गई, इसलिए इसको शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसकी शुरुआत 24 जून 1944 से लेकर के 19 जुलाई 1944 तक चलता है यह समझौता, यानी यह समझौता होता है। और इसमें सबसे मुख्य उद्देश्य क्या था, क्रिप्स प्रस्ताव में जो प्रस्तावित था उसमें वायसराय की कार्यकारी परिषद के लिए एक सर्वसम्मति योजना बनाने की बात कही गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था क्रिप्स प्रस्तावों में प्रस्तावित वायसराय की कार्यकारी परिषद के कार्यकारी परिषद के लिए एक सर्वसम्मति योजना बनाना। सबसे पहला काम यही था कि वायसराय की कार्यकारी परिषद के लिए एक सभी की सहमति से एक योजना बनाना, और दूसरा गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति के अतिरिक्त सभी कार्यकारी के जो परिषद होंगे वो सभी सदस्य भारतीय होंगे। दूसरा क्या था, गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति के अतिरिक्त प्रधान सेनापति के अतिरिक्त सभी कार्यकारी परिषद के सदस्य भारतीय होंगे। ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल और प्रधान सेनापति ये दोनों अंग्रेज होंगे, लेकिन उसके जो मेंबर होंगे वो सभी कौन होंगे, परिषद के, वो सभी भारतीय होंगे। दूसरा, हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी या समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वो अंशकालिक होगा, पूरी तरह से नहीं होगा। हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व
समान प्रतिनिधित्व व्यवस्था की जाएगी। हिंदुओं तथा मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाएगी। गवर्नर जनरल को अपनी कार्यकारी परिषद में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकारी होगा। गवर्नर जनरल अपने परिषद का निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। यानी जो भी निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय कौन लेगा? सिर्फ गवर्नर जनरल लेगा। उसके लिए मेंबर उसके कोई निर्णय लेने के अधिकारी नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, यही सबसे बड़ी समस्या थी। जब निर्णय भी आप ही लेंगे और सबसे मेन पद यानी प्रधान सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों जब अंग्रेज होंगे, केवल मेंबर ही भारतीय रहेंगे, इसीलिए बेबल योजना भी क्या हो गई? भारत में फ्लॉप हो गई। और ये पूरी तरह से क्या हो गया? फ्लॉप हो गया। यह है मुख्य बेबल योजना और उसका उद्देश्य के साथ उसके प्रमुख कारण क्या थे? कारण यही था कि जब प्रधान पद अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा और भारतीय सिर्फ मात्र उसके मेंबर रह जाएंगे और निर्णय लेने की शक्ति सिर्फ अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी, तो यह योजना पूरी तरह से क्या हो गई? फिर से औपनिवेशिक शासन में भारतीयों को दास्तां में जकड़ने के लिए साबित होने वाला यह प्रमुख योजना था, जिसको भारतीयों ने पूरी तरह से क्या कर दिया? नकार कर दिया। थैंक यू दोस्तों।